मुझे जॉब की तलाश तो थी कि मैं कोई बेहतर जॉब कहीं से मुझे मिल जाए। तो मैंने एक प्राइवेट फर्म में किसी ने मुझे लगाया, तो उस प्राइवेट फर्म को मैंने ज्वाइन किया और जो पैकिंग, शिपिंग और फ्रेट फॉरवर्डिंग की थी, उन्होंने एज ए क्लर्क मुझे रखा, जिसमें टाइपिस्ट के तौर पे मैंने टाइपिंग की कुछ वो किया, कर ली थी, कोर्स वगैरह कंप्लीट किया था। आने के बाद सही टाइपिस्ट से होते होते अकाउंटेंट भी बन गया, सुपरवाइज़र भी हो गया और फिर मैनेजर भी बन गया। लेकिन मेरा एंड ये नहीं था, मैं तो कहीं और पहुंचना चाहता था, लेकिन कोई ऐसे हालात बन नहीं रहे थे। तो हर वक्त जो मुझे फ़िक्र लगी रहती थी वो अपने माँ बाप की लगी रहती थी, स्पेशली वालिद साहब की, कि वो बड़े कसम पुरसी की आलम में उनका वक्त गुजर रहा था। लेकिन वो हमेशा हमें हौसला देते थे, हमें तसल्ली देते थे कि सब ठीक हो जाएगा, सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। चूँकि वो काफ़ी पुरुमीद शख्स थे और मजहबी थे, लेकिन उनका वो रोना, उनका वो तहज्जुद की नमाज में गिड़गिड़ा करके अल्लाह से दुआ करना, रोना, तो मेरी आँख खुल जाती थी और मैं फिर सोचता था, या अल्लाह कोई ऐसे हालात पैदा कर दे, कोई ऐसी करे कि ताकि इनको इतना ना रोना पड़े हमारे लिए। 78 में किसी की 1000 रुपये सैलरी होना या मोटर बाइक मिलना, पेट्रोल मिलना, उसके पैसे, तो एक ये अच्छी खासी अमाउंट होती, लेकिन मेरी फैमिली के लिए कम थी, चूँकि फैमिली मेरी बड़ी थी। मेरे इस प्रीवियस जॉब की जो एक्सपीरियंस थी मुझे वो काम आई और मैंने एक ऐसी कंपनी वहाँ ज्वाइन कर ली कराची में। कुछ अर्सा मैंने जॉब किया, सेम सैलरीज़ की थी, सेम फैसिलिटीज़ थी, लेकिन कराची में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा थे। सो मैंने वो भी अवेल करने की कोशिश की और मैंने की भी, पार्ट टाइम जॉब्स किए कुछ जगहों से। तो इस तरह से कोई सिलसिला और अच्छा हुआ। फिर मेरी शादी हो गई 1982 में। तो मेरी मिसेस काफ़ी पढ़ी लिखी थी और उन्होंने उन दिनों वो मास्टर्स कर रही थी और मैं वही क्लास 9th का। फिर इस तरह करते हुए मैंने अब अपनी एक अलग सी कोई फील्ड मैंने चूज़ किया और वो थे कैनन माइक्रोग्राफिक्स के एज ए सेल्स ऑफिसर मैंने कैनन ज्वाइन किया कराची में। और उसमें मेरी सैलरी थी 1200 रुपये मेरी सैलरी थी और 2% कमीशन सेल्स की। तो उसमें माशाल्लाह मैं तरक्की करता गया। फिर मेरी उसकी ट्रेनिंग के लिए मैं बाहर गया, कंपनी ने मुझे भेजा, जापान गया मैं, उसके बाद मैंने फिर इंग्लैंड गया हूँ ट्रेनिंग के लिए, मार्केटिंग की। फिर मेरी फील्ड बन गई सेल्स एंड मार्केटिंग। मेरे 2% उसके कमीशन होते थे सैलरी के अलावा। 90 तक मैंने 10 साल मैंने इसमें काम किए और 10 सालों में मेरे फाइनेंशियल हालात, मेरी सारी चीज़ें माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई। मैं बहुत सक्सेसफुल और बड़े कामयाब मैं मार्केटिंग का बंदा बन गया। क्या यार, इस शहर में रहने का क्या फ़ायदा है जहाँ पर कोई मेडिकल ऐड भी ना दे सके और मेरी वालदा की डेथ हो गई। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अब इसमें जितने भी कारोबार अच्छे क्यों ना हो मैं नहीं करता अब यहाँ। सो मैंने कंपनी को कहा कि जी अगर आप मुझे लाहौर इस्लामाबाद भेजना चाहते हैं तो फिर मैं जाता हूँ, मैं आपके साथ करूँगा, वरना मैं रिज़ाइन दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है। मुख्तसर ये कि काफ़ी उसके बाद वो राज़ी हो गए। मैंने इनको मना कर दिया कि जी ठीक है मैं नहीं करता।
और इस तरह मैंने वो भी रिज़ाइन कर दिया। अब तो इस तरह मैंने एक दो कंपनी ज्वाइन की, पैकिंग शिपिंग की, फ्रेट फॉरवर्डिंग की, और यहाँ पर ज़ाहिर मेरी स्किल और बढ़ गई थी मार्केटिंग की, तो मैंने बड़ा अच्छा काम किया। तो मैं आपको वॉलंटरी ऑफर करता हूँ कि मैं चला जाता हूँ। ये सुनते ही जो मेरे कंपनी के जो मालिक थे वो तो फ़ौरन ही वो तैयार हो गए, कहने लगे यार ये तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा कंपनी पर हम पे, तो अगर तुम चले जाओ। अब मैंने बात तो कर ली थी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि यार मैं कराची की, ये मैं आपको 5 साल 90 में मैं यहाँ आया था और 95 में मैं जा रहा हूँ कराची। तो ये कि कराची पहुँचने के बाद फिर वो कंपनी ने ग्रोथ शुरू कर दी, ब्रांच ने, वो सारे प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गए, ग्रोथ भी होने लगी। आपको पता है कि जैसे सब कंपनियों में होता है कि जब उसके हालात ठीक होते हैं तो फिर उसके दिल में बेईमानी आने लगती है। जॉब छोड़ते ही ऑफर्स आना शुरू हो गए दूसरे कॉम्पिटिटर के, जिन्होंने कहा कि जी आप हमसे ज्वाइन कर लें, आप हमें ये कर लें। किसी ने कहा इस्लामाबाद आ जाओ, किसी ने कहा कराची में ऑफिस देते हैं, पार्टनरशिप कर लो। बहुत सारी चीज़ें मुझे मिलने लगी, लेकिन उस दिन मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अब मैंने कोई जॉब नहीं करनी और मैं अपना काम, अपना बिजनेस करूँगा। मुझे नहीं पता कि ये जहन में मैंने क्यों सोचा, क्योंकि मेरे हालात तो ऐसे थे नहीं। बिजनेस करने के लिए पैसे होने चाहिए, पहली बात। मेरे पास तो कन्वेंस भी नहीं थी, मेरे पास ऑफिस नहीं था, मेरे पास बच्चों की महीने की फ़ीस देने के लिए भी पैसे नहीं थे कि स्कूल की फ़ीस कैसे अदा करूँगा, मेरे घर के राशन कैसे एक महीने का होगा, मुझे घर का रेंट कैसे होगा। बट आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि नहीं, मैंने अपनी कंपनी खोलनी है और किसी के साथ पार्टनरशिप भी नहीं करनी है। जो भी होगा अपने लिए करूँगा, अपने बच्चों के लिए करूँगा। ये मेरे डिटर्मिनेशन थे। और फिर मैंने इसी तरह किया कि मैंने अपना एक लेटर हेड बनाया, एक कार्ड बनाया, अपने घर का एड्रेस डाला और मैं उसकी मार्केटिंग के लिए कंपनी का नाम रखा। कंपनी का नाम थे जो मैंने रखा वो रखा वर्ल्ड वाइड मूवर्स। इस उम्मीद के साथ बस मैंने अपना काम शुरू किया। तो स्टाफ कॉलेज का जो सीईओ थे वो थे, प्रिंसिपल जो थे नेवी के, और उनके और ऑफिस के इम्बार्केशन हेडक्वार्टर के एक लेफ्टिनेंट कमांडर भी बैठे हुए थे, लेफ्टिनेंट कमांडर जाहिद, और भी कई लोग थे वहाँ बैठे हुए, यानी कोई 6-7 लोग होंगे। और वो फाइनली इस प्लान में थे कि जी इसको शिफ्ट करना है। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने उनको सारे हालात, अपनी सिचुएशन उनको मैंने बताया। मैंने कहा देखें ये पोजीशन है, मैं आपका काम कर नहीं सकता क्योंकि मैं, उन्होंने कहा कि देखें आप हमारे पास पहले भी आप ही आए हैं, हमें नहीं पता कंपनी कौन थी कौन नहीं थी, हम तो सिर्फ आपको जानते हैं, आपने ये काम करना है। मैंने कहा जी मेरे पास ये काम करने के पैसे नहीं है। कहते हैं जी हमारे पास पैसे पड़े हैं, आप बताएं कितनी कंटेनर का ये सामान है। खैर मैंने उनको एस्टीमेट वगैरह सारा बताया हुआ था कि जी ये 20 से कंटेनर 40 फुट के लगेंगे और ये जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप काम शुरू करें, एक कंटेनर वहाँ पहुँचेगा, हम आपको पैसे रिलीज़ कर देंगे। इसी मार्केट में मेरी क्रेडिबिलिटी थी, तो मैनेज हो गया और फिर मैंने उनका काम शुरू किया। ये मेरा टर्निंग पॉइंट था मेरे बिजनेस का। 95 में मैंने अपनी कंपनी इस्टेब्लिश की, फिर मैंने 2000 में इसको प्राइवेट लिमिटेड किया और जो प्रोप्राइटरशिप थी वो भी चलती रही। 90 से 95 से 2000 के दरमियान मेरे जो कस्टमर्स थे, मैंने 3 ऑफिसेज बनाए, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। और फिर उसके बाद माशाल्लाह मेरे बच्चों ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। मैं 4 दिन से ज़्यादा कहीं नहीं रहा और अपने वापस पाकिस्तान आया हूँ, क्योंकि मुझे भी अपने पाकिस्तान के अलावा दुनिया का कोई खित्ता कोई भी पसंद नहीं आया। और जिस मिट्टी के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने हमने कुर्बानियाँ दी, हम उसको नहीं छोड़ सकते। हमारा मरना, हमारा जीना, हमारा सब कुछ पाकिस्तान है।
اور پاکستان رہے گا، اور ہمارے بچوں کے لیے بھی صرف پاکستان ہے، پاکستان سے علاوہ ہم نہیں سوچتے۔ میں پاکستان آرمی کا، آپ یقین کریں کہ یہ میری ترقی اور میری جتنی بھی خوشحالی آئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو 9 مہینے کی جو پاکستان آرمی میں نے میری جو ٹریننگ کی، یعنی جو 9 مہینے کی جنگ لڑی، میں اس کو اپنی ٹریننگ کہتا ہوں۔ میری انہوں نے گرومنگ کی، میں اندر سے اتنا مضبوط ہو گیا، انہوں نے توانائی بخشی، اتنا مضبوط مجھے کر دیا کہ اس کے بعد کوئی تکلیف میرے لیے تکلیف نہیں رہی۔ لیکن سچ یہ بھی ہے کہ میں یہ سارا کنٹریبیوشن، ساری اس کی کریڈٹ میں پاکستان آرمی کو دیتا ہوں، اونلی پاکستان آرمی۔ اس پاکستان میں جب حالات خراب ہوئے تھے، جب پاکستان آرمی کو ہم نے کس کا ساتھ دیا تھا؟ ہم نے کسی پولیٹیکل پارٹی کا ساتھ نہیں دیا تھا، نہ وہاں پیپلز پارٹی تھی، اور نہ ہی جو تھی وہ مسلم لیگ تھی، وہ عوامی لیگ تھی۔ تو عوامی لیگ کو تو ہم نے دی نہیں تھی، تو ہم نے پیپلز پارٹی کو بھی نہیں دیا تھا۔ ہم نے ساتھ کس کا دیا؟ ہم نے ساتھ پاکستان آرمی کا دیا تھا، صرف پاکستان آرمی کا۔ ہم نے کس کے کہنے پر لبیک کیا تھا؟ پاکستان آرمی کے کہنے پر۔ ہمارا رہبر کون بنا پھر؟ پاکستان آرمی۔ ہم کس کے نقش قدم پہ چلے؟ پاکستان آرمی۔ تو ہمارا تو سب کچھ، ہمارا رہبر، ہمارا جس کو فالو کیا ہم نے، سب کچھ تو صرف اور صرف پاکستان آرمی کے کہنے پر ہم نے کیا۔ تو ہمیں لا کر کے کم از کم چھوڑنا نہیں چاہیے تھا اسے۔ اس کا شکوہ ضرور رہے گا اور ہے، باقی رہ گیا کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہم آج جو کچھ بھی ہے پاکستان آرمی کی وجہ سے ہے۔ میری بنیادیں انہوں نے رکھی، میرے بیس انہوں نے بنائے، اور مجھے اس قابل بنایا کہ میں آج اس پوزیشن پہ ہوں۔ آج الحمدللہ میرے پاس دنیا کی تمام آسائشیں موجود ہیں، اور دنیا کے میں تمام آدھی دنیا سے، جیسے میں نے کہا، میں گھوم پھر چکا ہوں۔ میرے تمام شہروں میں میرے آفیسز ہیں، میرے گھر ہیں، میرے بچے آج میرے بزنس میں ہیں، اور سب سے اچھی بات کہ میرا ایک پہچان ہے بزنس کمیونٹی میں۔ میرے بہت سارے لیکچرز IBA کے ویب سائٹ پہ موجود ہیں، جہاں پر انہوں مجھے بلاتے ہیں، اور ایک ایز اے سکسیسفل مین کی انہوں نے ہم سے، ان کو میں لیکچر وغیرہ دیتا ہوں، اور کئی جگہوں میں کئی فورم پہ میں جاتا ہوں، میں کرتا ہوں اہل پاکستان۔ پھر اس کے بعد کوئی اور چیزیں ہماری ذات آتی ہے۔ تو میری اس سے گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، کہتے ہیں آنیسٹ لیبر نیور گوز ان وین، محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ میری محنت جو پاک فوج میں نے کی، جو سول میں آ کر کے میں نے کیا، تو وہ محنت تھی، ماں باپ کی دعائیں تھیں، اور ساتھ ساتھ میں اپنے سے کمزور لوگوں کا خیال بھی رکھا۔ کہ پاکستان جب آیا میں، تو میری خواہش تھی، اولین خواہش تھی کہ میں پاکستان آرمی دوبارہ جوائن کروں، لیکن میرے لیے کوئی سلسلہ بن نہیں سکا۔ لیکن پھر جب میرے بچے بڑے ہوئے تو میری خواہش زندہ رہی کہ میں نہیں اگر ہو سکا تو کوئی بات نہیں، میرے بچے جائیں گے پاکستان آرمی میں اور سرو کریں گے پاکستان آرمی کو۔ جو میں نہیں کر سکا، جو کمی رہ گئی، اب وہ میرے بچے کریں گے۔ لیکن عجیب اتفاق ہے، میرے 3 بیٹوں نے ٹرائی کی، تینوں رہ گئے۔ تو یہ تو میری خواہش تھی، بہرحال قدرت کو منظور نہیں تھا، سو نہیں ہو سکا۔ لیکن یہ میری خواہش قائم رہے گی کہ اگر بیٹوں میں نہیں ہو سکا، میری اولاد میں، لیکن ان کی اولاد ضرور ان کو چانس ملے، تاکہ وہ جا کر کے اس ملک کی خدمت کریں۔ اور فوج، پتہ نہیں کیا بات ہے، میرے دل کے بہت قریب ہے۔ میں نے زندگی میں ساری سکسیس جو حاصل کی ہے، میں اس کی ساری کریڈٹ فوج کو ہی دیتا ہوں۔ میں آج بھی اپنے آپ کو ایک فوجی سمجھتا ہوں،
میں نے کبھی اپنے آپ کو بزنس مین نہیں کہا. پاکستان پائندہ باد، پاکستانی فوج، پاکستان آرمی زندہ باد.